बड़ी खबर के साथ भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर के पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। मेवात इलाके में भारी संख्या में पुलिस ने है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 11 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया। मौके से फर्जी सिम, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। ऑनलाइन ठगी मामलों को लेकर के पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि मौके से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए हेमंत, भरतपुर की जो पुलिस है और स्पेशल टीम है उसने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र का गांव है कठोल, वहां पर जो है दबिश दे करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन और एक्सटॉर्शनर जैसी वारदातों को जो है अंजाम देते थे। इनसे पुलिस ने जो है फर्जी सिम, फर्जी पासपोर्ट और कई एटीएम कार्ड और अन्य जो ऑनलाइन ठगी का जो सामान होता है उसे जो है बरामद किया है। और फिलहाल पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इन सभी को जो है गिरफ्तार करके थाने लाया गया है और इनसे जो आगे की पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ठगी की जाती थी उसको लेकर के लगातार जो पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। और पुलिस अधीक्षक जो है उनका कहना है कि लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेंगी, क्योंकि लगातार ऑनलाइन ठगी की और एक्सटॉर्शन की जो वारदात है वो मेवात इलाके में देखने को मिल रही थी। मेवात के जो ठग थे वो अन्य राज्यों के लोगों को भी अपना शिकार बनाते थे और ऐसे में अब ये कार्रवाई है। कहीं ना कहीं दीपक, कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई इनके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, इन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है, इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और ये ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ठगी में पूरी तरह से लिप्त हैं। इनके खिलाफ कई मुकदमे पहले से जो है दर्ज है और जो है इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस जो है इन जो 11 गिरफ्तार किए इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको खंगाल रही है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच श्रीगंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रखी है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चों के गिरने की जानकारी है। आपको बता दें कि एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। पूरी तरह से अब स्वस्थ है एक बच्चा, बल्कि दूसरे की तलाश अभी भी नहर में जारी है। सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। नहर में पानी पीते वक्त यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके का मामला, जहां की तस्वीरें देखिए। रावला मंडी थाना इलाके में नहर में 2 बच्चे गिरे थे। ये वही स्पॉट है जहां पर दोनों बच्चे गिर गए थे। एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सर्च अभियान चलाया जा रहा है नहर में। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर। अशोक, क्या जानकारी, इंदिरा गांधी नहर में 2 बच्चे गिर गए थे, उनको लेकर के? देखिए हेमंत जी, एक बच्चे को तो सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे बच्चे की अभी भी तलाश जारी है, जो तकरीबन 12 साल का है। और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहसीलदार मौके पर पहुंच चुके हैं और गोताखोरों की मदद से, स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इंदिरा गांधी नहर में गिरे दूसरे बच्चे की तलाश अभी जारी है। हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन को बच्चे की तलाश में कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन पूरा ये वाकया श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 13 DOL का है, जहां पर 2 बच्चे, बताया जा रहा है कि दोनों ही बच्चे 8 और 12 साल के जो बच्चे थे, ये दोनों भाई थे और आप वहीं आसपास के क्षेत्र में बकरी चला रहे थे। बकरी चराने के दौरान जैसे ही बच्चों को प्यास लगी तो नहर में झुककर पानी पीने लगे और उसी समय उनका संतुलन बिगड़ा और एक बच्चा नहर में जा गिरा। जैसे ही एक भाई नहर में जाके गिरा तो दूसरा बच्चा भी उसके पीछे पीछे चला और वो भी नहर में जा गिरा। हालांकि वहां मौके से राहगीर गुजर रहा था, उसने जब शोर मचाया तो स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को तो तुरंत ही निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा बच्चा इंदिरा गांधी नहर के तेज बहाव में आगे की तरफ बहता हुआ चला गया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से दूसरे बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। जी, मौके पर अधिकारियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर है। कौन कौन लोग हैं वहाँ पर? देखिए, रावला मंडी थाना पुलिस तो मौके पर है ही है, वहाँ के स्थानीय तहसीलदार भी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय ग्रामीण भी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा जो कि तकरीबन 12 साल का है, जिसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सका था, उसकी शव की बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये रावला मंडी थाना इलाके की तस्वीरें, जहाँ पर नहर में 2 बच्चे गिर गए थे। एक को बाहर निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से ही दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्मी के हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें कि गैस खत्म होने के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जांच पड़ताल के लिए सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव मन्नीवाली की तस्वीरें हैं, जहां पर ये हॉट एयर बैलून जो है अब वो उसको लैंड किया गया है।
गांव मन्नीवाली में 41 पीटीपी के पास खेत में इसको लैंड किया गया है। बहरहाल सैन्य अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। गैस खत्म होने के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। ये सेना का हॉट एयर बैलून है जो उड़ाया गया था। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां बीकानेर में अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और नापासर लूट मामले को लेकर के एसपी योगेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं। इसमें एसपी ने बताया कि 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से, जिनके पास से ड्रग्स के साथ ही 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। तीनों ईरानी नागरिक हैं और करीब 6 महीने से देश में रह रहे थे। साथ ही एसपी ने ये जानकारी दी है कि आरोपियों के पास से 4 पुराने नोट और नंबर प्लेट के साथ ही पासपोर्ट जब्त किया गया है। ये किस वारदात को अंजाम देने वाले थे, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये तस्करी के मामले में भी संलिप्त हो सकते हैं। करेंसी जिस लिहाज से इनके पास से बड़ी तादाद में मिली है, ईरानी नागरिक बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रही हैं। और इसी बीच गंगानगर से खबर, जहां पर पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर बीती रात ड्रोन से पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी लेने के लिए सीमा पर पहुंचा था, जिसे पकड़ लिया गया। करीब 6 किलो 15 ग्राम हेरोइन थी जो ड्रोन से पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश की थी। इसे बीएसएफ ने जैसे ही देखा ड्रोन को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तकरीबन 2 दर्जन राउंड इस ड्रोन पर फायर किए, जिससे ड्रोन गिर गया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार से पूछताछ की जा रही है। ये खंगाला जा रहा है कि और कौन तस्कर जो हैं उसके संपर्क में हैं और सीमा के उस पार उसके किस किस से संपर्क हैं। इसे लेकर के सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। वहीं कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम, मध्य प्रदेश नंबर की एक लग्जरी कार बरामद की गई है। आरोपी भेरूलाल मीणा, रघुनंदन मीणा, मनोज कुमार मीणा और मुकेश पाटीदार ये मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने दर्रा स्टेशन पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की जा रही है। अफीम के खरीद फरोख्त के बारे में भी इनसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। तो वहीं कनवास थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर, जहां पर गैंगस्टर दीपक मेनारिया की मां ने जहर खाकर के जान दे दी। अपने बेटे के करतूतों से दीपक मेनारिया की मां परेशान थी। बेटे की गलत हरकतों से दुखी होकर के गैंगस्टर दीपक मेनारिया की मां ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी। अस्पताल में इसकी मौत हो गई। उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान गैंगस्टर की मां का देहांत हो गया। कल अपने घायल बेटे से मिलने के लिए ये पहुंची थी महिला और समझाया भी, लेकिन इसकी स्थिति देख करके, इसकी हरकतें देख करके, करतूतें देख करके इसकी मां लगातार दुखी थी। बावजूद समझाने के ये अपना गलत रास्ता नहीं छोड़ रहा था और आखिरकार मां ने मुनासिब समझा कि जब बेटा नहीं सुधर रहा तो दुखी होकर के उसने जहर खा करके अपनी जान दे दी। कुख्यात गैंगस्टर दीपक मेनारिया इसकी हरकतों से दुखी होकर के इसकी मां ने मौत को गले लगा लिया, जहर खा करके सुसाइड कर लिया, जान दे दी। और वहीं मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों को लेकर के आयकर छापेमारों में छापों की काली कमाई के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट FIU भी अब छापों में शामिल हो गई है। विदेश से हवाला के जरिए ब्लैक मनी के निवेश की जांच कर रही है टीम और आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ साथ अब ITFIU के भी छापे पड़े हैं। हरीश जगतानी ये बड़ा नाम है विदेशी निवेश के मामलों में। ITFIU अब इसकी जांच कर रही है। ये कांगो के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का मुख्य आरोपी है और राजधानी जयपुर में इसके आलीशान घर पर अब कार्रवाई चल रही है। हरीश जगतानी कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबिला के साथ इसके भ्रष्टाचार के तार जुड़े थे, जिसके बाद कांगो की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जैसे ही इसके राज सामने आया किस तरीके से इसने पूरे कांगो को ही बेचने की तैयारी कर ली थी। अब आखिरकार इसका खुलासा हो रहा है कि कैसे हरीश जगतानी ने यहां के मंगलम बिल्डर्स में ब्लैक मनी का निवेश किया। इसके आलीशान मकान पर अभी भी जांच जारी है। अफ्रीकी देश कांगो सरकार के मुख्य सलाहकारों के रूप में कार्यरत हरीश जगतानी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम हरीश जगतानी के जयपुर स्थित निवास पर खड़े हैं। ये निवास भव्य आलीशान निवास है
जो एक महलनुमा आकार में बनाया गया है। इसकी भव्यता हम आपको दिखा सकते हैं कि इसके बाहर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इसके सामने जो पेड़ लगाए गए हैं, इनकी कीमत बहुत महंगी कीमत है। अमूमन जयपुर में ऐसे आवास बहुत कम होते हैं। ये जो निवास बनाया है हरीश जगतानी का, ये श्री शीतल दास जगतानी है। लग्जरी वत्सल के नाम से इसका नाम दिया गया है। B63 यश पथ पर हम इसकी अंदर की भव्यता आपको दिखाते हैं। अंदर लग्जरी गाड़ियां जो है पोर्च में खड़ी हुई हैं। इसके अलावा बेहद बेशकीमती मूर्तियां इसके अंदर लगाई गई हैं। इस जो मकान की आवास की जो हरीश जगतानी का आवास है, उसकी भव्यता का आलम इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें जो पत्थर यूज किया गया है वो भी इंपोर्टेड बताया जा रहा है। अंदर आयकर विभाग की टीमें कार्य कर रही हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन लेवल के जो अधिकारी हैं वो अंदर जो है इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। चूंकि हरीश जगतानी ने का जिस तरीके का जो निवेश आया है जांच एजेंसियों की जांच में, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कांगो देश में जिस तरीके से इन्होंने इन पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति के समय की बात हो या वहां से जो पैसा हवाला के जरिए राजस्थान में लाया गया है, और मंगलम बिल्डर्स के साथ साथ शिव शीतल बिल्डर्स के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट किया है। हवाला के जरिए ये विदेशों से ब्लैक मनी आई थी और इस ब्लैक मनी को राजस्थान के अलावा दूसरे देशों में भी, चाहे वो एयरलाइंस कंपनियां हो या हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो या जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वहां पर निवेश किया गया है। अब जांच एजेंसियों में इनकम टैक्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी यहां पर छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है और वो लगातार जांच कर रही है। इस जिस तरीके का जो निवेश इन्होंने किया है, चाहे वो जगतपुरा में एक भव्य मॉल बनाने की बात हो, पिंक वॉक मॉल है, या इनका जगतपुरा में जो निवास है वहां पर भी जो आयकर विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स की जांच लगातार जारी है और जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात झुंझुनू की, जहां पर कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और झुंझुनू के 18 लोगों ने कंपनी के एमडी, एजेंट और अन्य के खिलाफ 1,67,00,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक और किसान परिवार से हैं और कंपनी के बंद होने से कई निवेशकर्ता सदमे में आ गए। झुंझुनू के एजेंट ऑफिस के ताला लगा करके फरार हो गया है। आरोप है कि 14 महीने में पैसे दुगने करने का लालच देकर के यहां के लोगों से बड़ी तादाद में ठगी की गई थी। पहले निवेशकर्ताओं के खाते में हर मंगलवार को रुपए आते थे, लेकिन 24 जनवरी से ये रुपए आना बंद हो गए। इसके बाद निवेशकर्ताओं को कंपनी के अचानक बंद होने की जानकारी मिली। इसके बाद निवेशकर्ता एजेंट से संपर्क के लिए झुंझुनू के कंपनी ऑफिस गए, मगर ऑफिस पर ताला लगा हुआ पाया गया। इसके बाद निवेशकर्ताओं की ओर से कंपनी के एमडी और एजेंट के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के जांच और पूछताछ भी शुरू की है। तो कोतवाली थाना पुलिस लगातार जांच कर रही है इस मामले को लेकर। झुंझुनू शहर उसके आसपास के गांव के करीबन 18 पीड़ित व्यक्ति है, जिन्होंने थाना कोतवाली झुंझुनू पर प्रकरण दर्ज करवाया कि नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट कंपनी जो बुलेरा में जमीन देने व दुगना मुनाफा देने का जिन्होंने झांसा दिया, जिस पर इन सभी पीड़ितों से उक्त कंपनी के आरोपी रणवीर विजानिया वगैरह 12 जो आरोपी गण हैं, इन्होंने इनसे करीब 2.25 करोड़ रुपए ठग लिए हैं और कंपनी के ऑफिस और आरोपीगण सभी बंद कर आरोपीगण सभी। उधर डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना इलाके के गामड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े 4 लोगों को टक्कर मारी है। इस हादसे में गंभीर घायल चारों को डूंगरपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इलाज के दौरान एक युवक की जान चली गई, मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की गंभीर हालत के चलते इन्हें उदयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के महाखेल का फाइनल मुकाबला जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में खेला गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, बधाई दी और कहा कि जीतने के लिए और सीखने के लिए मैदान में उतरे। खेल मैदान से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है, प्रधानमंत्री ने कहा। राजस्थान की धरती युवाओं के जोश के लिए जानी जाती है। राजस्थान के युवा कभी पीछे नहीं हटते और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपका फिट होना बहुत जरूरी है। आप फिट होंगे तभी देश सुपरहिट होगा। राजस्थान में देश को कई खेल प्रतिभाएं दी गई हैं और खेलों में बेटियों की भागीदारी बढ़ना भी सुखद है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं
पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े थे और संबोधित किया गया। ये राजस्थान की रग रग में रचे बसे हैं, इसलिए इस राज्य ने देश को कितनी ही खेल प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही मेडल देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। और आप जयपुर वालों ने आपने तो सांसद भी ओलंपिक पदक विजेता चुना है। मुझे खुशी है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर, जिसमें देश और दुनिया की जिम्मेदारी उनके पास रहती है, एक छोटे से क्षेत्र, एक लोकसभा में उन्हें खुद आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करा। इतना उन्होंने एनर्जी हमें दे दी है, हमारे युवाओं में भर दी है कि आने वाले कई दशकों तक ये युवा मेहनत से इस देश को और मजबूत बनाएंगे, इस देश का परचम फैलाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोल रहे थे कि आने वाले समय में ओलंपिक के अंदर जो तिरंगा लहराने वाले जो युवा हैं वो सब यहीं आज मौजूद हैं। जो आने वाले समय में इस देश को अलग अलग मजबूती देंगे वो आज सभी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से श्री रामचरितमानस को लेकर की जा रही विवादित टिप्पणियों को लेकर के भी बात की और कहा कि रामचरितमानस विवाद पर कार्रवाई की जा रही है। रामचरितमानस के प्रति सनातन की आस्था बताई और विकास को प्रभावित करने की कोशिश की बात कही है, जबकि रामचरितमानस समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जी उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी सुंदरकांड का पाठ कराता है। दूसरा, अक्टूबर से लेकर के सितंबर के अंत से लेकर के और दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीलाओं के मंचन होते हैं। रामलीलाओं का मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने की थी। रामलीलाएं पूरे गांवों को जोड़ती हैं और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है और उसी रामचरितमानस में सबरी का भी चित्रण है जी। तो बुद्धि का फेर है। पर राजनीति में बैकवर्ड वोट्स को गैल्वेनाइज करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत विभाजन झेल चुकी है और विभाजन के कारण पहचान का संकट भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बार बार विभाजनकारी ताकतों को ठुकराई है। 14 में ठुकराया, 17 में ठुकराया, 19 में ठुकराया और 22 में भी जवाब दे चुकी है जी। इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। वो लोग कितना भी माथापच्ची कर लें, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।